अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का मुतालबा किया है। अब देखना यह है कि क्या ये नया बयानिया होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या नहीं। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी कन्वेंशन से जलालपुर जट्टा में जब खिताब किया तो उन्होंने उन 11 साल का जिक्र किया। कहती हैं कि 22 में से 11 साल जो है वो नवाज शरीफ साहब को सियासत से दूर रखा गया। अच्छा, कन्वेंशन का अगर मैं जिक्र करूं तो आज सियासी सरगर्मियां काफ़ी नज़र आईं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जैसे मैंने आपसे कहा कि पंजाब में जलालपुर जट्टा में जहां वो खिताब कर रही थी, वहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लोअर दीर में थे, जबकि आज एक कन्वेंशन जो था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अमीर मकाम के अंडर भी था खैबर पख्तूनख्वा में, और आज बाजोड़ में तहरीक इंसाफ ने भी एक कन्वेंशन जो है उसका बाकायदा जिसे कहते हैं कि बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर उसका जिक्र भी था, और आज उन्होंने वहाँ पर इस कन्वेंशन को किया। जिक्र करूं अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब पर एक मरतबा फिर तनकीद भी की, और उनका ये कहना था कि 3 बार आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चौथी बार आप ऐसा क्या करके दिखाएंगे। जबकि मरीम नवाज साहिबा ने बानी तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद की, और उन्होंने कहा कि वो आज जिस हाल में हैं वो अपने अमाल की सज़ा भुगत रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो हमेशा चोर डाकू और डाकू की सदा लगाते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा डाका जो है वो उनकी अपनी हुकूमत में पड़ा, और वो जो 190 मिलियन पाउंड केस जिसका उन्होंने ट्रांसलेट करके कहा कि जो 60 अरब रुपए बनते हैं उसका डाका उन्होंने खुद डाला। बहरहाल ये तमाम तर बातें अब हमें मेरे ख्याल से ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे इसी तरह से सियासी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी, और साथ साथ एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात है वो भी हमें नज़र आएंगे। लेकिन इन सियासी सरगर्मियों में तहरीक इंसाफ की स्पेस कितनी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके ऊपर इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेकर एक सवालिया निशान ज़रूर है। जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता ये बहुत डिस्कशन रहेगी कि क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर लड़ सकेगी या बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं। आज इन फोकस हैं आतिफ खान, साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आतिफ खान साहब, पहले तो ज़रा ये जिक्र कर लेते हैं उस लेवल प्लेइंग फील्ड का कि जिसके कि आप लोग बार बार मुतालबा करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो आप आराम से कन्वेंशंस कर रहे हैं। आज बाजोड़ में था, नौशहरा में कर चुके हैं, बनू में कर चुके हैं, दीर में कर चुके हैं। तो एज सच ये लेवल प्लेइंग फील्ड खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल से इस इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे चेयरमैन पे तकरीबन 200 केसेस हैं, और वो जेल में है इस वक्त। उनका ट्रायल भी जेल में होता है, उनका मीडिया के सामने नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। और नवाज शरीफ साहब बाहर से आते हैं, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल मिलता है, जो केसेस से रोजाना की बुनियाद पे वो बरी हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये लेवल प्लेइंग उस लेवल पे आप देख लें लेवल प्लेइंग फील्ड का। और फिर अगर नीचे आ जाएं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे या जो कन्वेंशन हो रहे हैं, हमारे मर्दान में एक हुआ, उसमें 86 लोगों पे FIRs हुई। फिर उसके बाद पिछले हफ्ते फिर एक हुआ, फिर उसमें 112 लोगों पे FIRs हुई, गिरफ्तार हुए। अगले दिन जमानतें भी कुछ को मिली, कुछ को ना मिली। इसी तरह हर जगह जब होता है, आखिरी वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश होती है कि ये ना हो। और हमारे लीडरान साहिबान जितने भी हैं, अभी आप देख लें, इस वक्त सिर्फ मैं आपको अगर खैबर पख्तूनख्वा का बता देता हूँ, असद कैसर साहब इस वक्त जेल में हैं। आज उनकी फिर से जमानत हुई है, और उनको MPO के अंदर फिर अरेस्ट कर लिया है। और उनके ऊपर केस क्या है, 7 महीने बाद किसी ने केस किया जिसमें मुझे भी FIR में डाला गया है कि 9 मई को इन्होंने जुलूस निकाला, एक प्राइवेट कॉलेज का ओनर है, और मेरे गमले टूटे हैं। मतलब 7 महीने बाद उसको ख्याल आया कि मेरे गमले टूटे हैं कॉलेज के, और वो हमारे ऊपर असद कैसर साहब उस केस में इतने दिन से अंदर थे। आज जमानत हुई MPO का, इसी तरह मुजाहिद खान है हमारे, इसी तरह जुनैद अकबर है हमारे। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड बहरहाल आवाम जानती है। मतलब आजकल तो सोशल मीडिया पे हर एक चीज सामने आ जाती है। दूसरी बात जो हमारी कन्वेंशन की है, उसका मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि कितनी मुश्किल से वो हम करते हैं, वो हमें पता है। बाकी लीडरान साहिबान पुलिस के प्रोटोकॉल में आते हैं, और हमारे लीडरान साहिबान पुलिस से छुप के आते हैं, क्योंकि अगर उनके हाथ लग जाते हैं तो उनके ऊपर पहले गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद FIR होती है।
اور ایک اور میں کریڈٹ ضرور ہمارے پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو دوں گا، کیونکہ وہ کافی اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں. ایک چیف سیکرٹری کو بھی انہوں نے بلایا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا ہے کہ ہم نے رٹ کی ہوئی تھی. جی یہ دیکھیں ہمارے کنونشنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر ان کے اچھے ریمارکس بھی آئے اس میں کہ یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. دوسرا ہمارے لوگ اتنے زیادہ نکل آتے ہیں کہ پھر ان کو ظاہری بات ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی پھر پرابلم ہو جاتی ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ. اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے، کیونکہ آج ذکر باجوڑ کا بڑا تھا، سوشل میڈیا پر بھی آپ لوگ تصاویر بھی پی ٹی آئی پوری شیئر کر رہا تھا، باجوڑ کے حوالے سے بڑی آپ لوگوں کے اوپر تنقید ہوئی ہے، کیونکہ خود گورنر کے پی کے کہہ چکے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آوازیں آ چکی ہیں کہ مومند ہو گیا، خیبر ہو گیا، باجوڑ ہو گیا، یہاں پر تو شام کے بعد لوگ نکل نہیں سکتے، یہاں کے حالات تو ایسے ہیں، نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں وہاں پر جلد سے جلوس نہیں کر سکتی. وہاں تحریک انصاف کو اتنے آسانی سے کیسے وہ کنونشن کر لیتی ہے؟ وہ شام کو نہیں تھا، وہ تو دن کو تھا. اور میرے خیال میں یہ تو جو گورنر صاحب ہیں یا جو اس وقت لوگ حکومت میں ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات وہاں پہ ایسے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نکل نہیں سکتا. تو پھر ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے. الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، لوگوں نے، پارٹیوں نے کمپینز کرنی ہے، لوگوں نے اپنا حق استعمال کرنا ہے ووٹ کا. تو اگر آپ لا اینڈ آرڈر بھی نہیں کنٹرول کر سکتے تو پھر آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف اپنے عیش و آرام کے لیے یا اپنے فائدوں کے لیے؟ پھر ریزائن کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ کل جو نوشہرہ میں ہوا، خٹک صاحب کا اپنا ہوم ٹاؤن ہے، اس میں جو جلسہ ہوا، جو لوگ نکلے، تو میرے خیال میں تو اتنے تو بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ لیڈر لیس لوگ نکل آتے ہیں. اتنا لوگوں کے اندر ایک اس وقت تحریک انصاف کے لیے ایک ہمدردی کہہ لیں، ایک ان کے ساتھ کھڑا ہونا کہہ لیں کہ ہمارے صوبے میں تو لوگ ماشاءاللہ، مطلب ہم تو خود دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. اچھا کہ مسلم لیڈرشپ کوئی آپ نے کیونکہ ذکر خٹک صاحب کا کیا ہے، was just about to come on that، کہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو ان کی بنی ہیں، اور وہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف بیسکلی انہوں نے بنائی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کسی قسم کا چیلنج خٹک صاحب کی جماعت تحریک انصاف کو دے سکتی ہے الیکشنز میں؟ یہ تو میرے خیال میں اگر آپ کل کا جلسہ انہوں نے دیکھا ہو تو اس کے بعد ان سے ضرور کنفرم کیجئے گا کہ ان کے اپنے شہر کے یہ حالات ہیں تو باقی صوبے کے کیا حالات ہوں گے. ماشاءاللہ سے آپ کو یاد ہوگا شاید 2009-10 سے جب پہلا ڈرونز کے خلاف ایک دھرنے شروع ہوئے تھے، وہ پشاور سے شروع ہوئے تھے. خیبر پختونخوا میں پہلی حکومت بھی 13 میں بنی. تو مطلب وہاں پہ پاپولیرٹی بے شک اس وقت پورے پاکستان میں کافی زیادہ ہے، جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں تو لیڈ کر رہی ہے. اب یہ اختلاف ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 60 ہے، کوئی کہتا ہے 65 ہے، کوئی کہتا ہے 70 ہے، لیکن بہرحال نمبر 1 پہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف ہی ہوتی ہے. تو وہ تو خٹک صاحب نے اگر کل کا جلسہ دیکھا ہو تو میرے خیال میں شاید وہ اپنے سٹیٹمنٹ سے واپس ہٹ جائیں یا انہیں ایک ریالٹی چیک مل جائے. اچھا، اب آپ نے کیونکہ اسد قیصر صاحب کا بھی ذکر کیا، اسد قیصر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا خٹک صاحب کے برابر بیٹھے تھے جس وقت وہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. پھر اسد قیصر صاحب تحریک انصاف میں ہی نظر آئے، تو کیا جاتے جاتے واپس آ گئے؟ واٹ ریئلی ہیپنڈ؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے خود بھی کئی دفعہ یہ بات کلیئر کی ہے کہ انہوں نے خود کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی اسد قیصر صاحب نے. اور وہ تو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، بہت زیادہ مطلب ان کی پارٹی ایک قربانیاں ہیں. اور وہ تو جب بھی انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا، نہ چھوڑوں گا. اور اس کا صلہ دیکھ کہ آج ان کی ایک اور ضمانت ہوئی تو ان کو پھر ایم پی او میں گرفتار کر لیا گیا. تو یہ حالات ہیں. ان حالات میں مجھے نہیں لگتا، مطلب یہ الیکشن تو اللہ کرے ہو اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا، لیکن ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. دیکھیں اگر اسی طرح چلتا رہا تو اگر الیکشن ہو بھی جائے اور اگر کوئی مسلط ہو بھی جائے تو ملک کیا آگے چل سکے گا؟ مطلب اس گورنمنٹ میں
क्या मॉरल उनकी एक क्रेडिबिलिटी होगी, क्या उनकी लीगल क्रेडिबिलिटी होगी, जिसमें अगर सारे पोल्स में तहरीक इंसाफ 65-70% पे हो नहीं, और तो क्या सीटें आप उनकी ये 10-20 आ जाए। आप क्या अखज़ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट नहीं करेगी पोल्स में और बदले का निशान आप लोगों के पास नहीं होगा? नहीं, देखें, एक तो इंशाल्लाह हम जरूर पार्टिसिपेट भी करेंगे, बल्ले का निशान भी होगा, लेकिन ये अगेन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करें, इलेक्शंस आप सारी पार्टियों के देख लें, जिस तरीके से सारे पार्टियों के होते हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीकेकार दिया हुआ है हमारी अपनी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन में, जाहिर बात है ये हर एक पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कराती है, उसके मुताबिक हुआ। कितने दिन हो गए हैं और उस इलेक्शन का रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रहे, और ऐसे लोग जो कि मतलब कई अरसे से पार्टी से निकाले हुए हैं, वो लोग आके दरखास्तें दे रहे हैं, या जो कल 200 लोग रेड जोन में आके मुजाहरा कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो वो मुस्लिम लीग एमएनए है इस्लामाबाद के, वो लाए हैं और हमें तो पता ही नहीं है। वो तस्वीरें जो बाद में आई, तो वो उनके ओहदेदार हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आके एतराज कर रहे हैं, मतलब अपनी पार्टी पे एतराज नहीं कर रहे और पराई पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एतराज करने के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हो गए। अच्छा, ये हाल है। तो आतिफ खान साहब, एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग देखने में आई कि तहरीक इंसाफ पंजाब की जो थी वो तो बड़ी जल्दी जल्दी टूट करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनी, या फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलहदगी इख्तियार की। खैबर पख्तूनख्वा में क्या उस तरह का प्रेशर एग्जर्ट नहीं हुआ? ना ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आई, ना ही पीटीआईपी में ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। देखिए, एक तो हमारे सूबे का कल्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे सूबे के लोग इस चीज को सियासत से ज्यादा अपनी इज्जत और वकार और इन चीजों का समझते हैं कि अगर हमने इस वक्त अगर पार्टी पे सख्त वक्त है और अगर इस वक्त हम पार्टी छोड़ेंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा सोशली प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब हल्के के लोग हैं आपके सोसाइटी में जहां पे आप उठते बैठते हैं, तो वो एक जरूर हमारे सूबे में ये एक अलग से है कि वहां के लोग इस चीज को सिर्फ सियासत की नजर से नहीं करने की नजर से नहीं देखते, वो उसको सोशली भी उनको बुरा समझते हैं। और दूसरी बात, जहां तक पंजाब में अभी भी हमारे काफी लोग हैं जो पार्टी के साथ हैं, लेकिन आपको पता है कि किस लेवल का वहां पे एक क्रैकडाउन होता है या किस लेवल की सख्ती होती है केसेस के हवाले से, गिरफ्तारियों के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से। तो उस वजह से हमारे पास अभी भी मेरे ख्याल में जो हमारे 300 कैंडिडेट्स हैं सूबाई असेंबली के जिनको हमने टिकट दिए थे, उसमें मेरे ख्याल में शायद कोई 30 या 35 के करीब गए हैं, बाकी तो सारे अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, साबिक सूबाई वजीर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे से। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में आज जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गर्जे बरसे थे उस पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा इब्तिदा में कि खैबर पख्तूनख्वा में आज तो लग रहा था तमाम जमातें जो हैं वो कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद थे। हमारे साथ अखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उस कन्वेंशन में थे, और उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अखुनज़ादा चट्टान साहब, आज खैबर पख्तूनख्वा में भी जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून का और खुसूसन नवाज शरीफ का जिक्र किया बगैर नाम लिए कि रायविंड का वजीर आजम कोशिश कर रहा है कि उसे चौथी बार सेलेक्ट किया जाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी पीएमएलएन की पोजीशन बड़ी मजबूत है और आपका असल मुकाबला उन्हीं से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने के पीछे का ये दूसरा दौरा है। एक पहला दौरा किया था जिसमें एबटाबाद, पिशावर, नौशेरा और लूअर दीर छत्राल का दौरा किया था। अब शांगला, तीर, कुहाट और पिशावर का दौरा है। आपको पता है कि हमारा सूबा बदतरीन दहशतगर्दी की शिकार है, और इस हालात में अगर ये जुर्रत करते हैं और पख्तूनख्वा का दौरा करते हैं तो इस तरह का काम के तवक्को सिर्फ भुट्टो फैमिली से किया जाता है। इतनी जुर्रत का मुजाहरा न किसी खिलाड़ी से, न किसी कबाड़ी से, किसी और से इस तरह का तवक्को नहीं किया जा सकता है।
جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے تو ہمارے لیے مسئلہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ ہے اس ملک میں امن و امان کا صورتحال بہتر کرنا، اس ملک میں معیشت کے حالات بہتر کرنا، غربت بے روزگاری کو ختم کرنا، رول آف لا کو قائم کرنا، یہ ہمارے لیے مسائل ہے۔ اور ہم نہ کسی کے مخالف ہیں نہ کسی کے ساتھ ہے، ہم صرف صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوا تو ہم جا کے اس مسائل پہ قابو پا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوبارہ لاٹا آ جاتا ہے اور یا کوئی سلیکٹڈ آ جاتا ہے تو یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل صرف الیکشن نہیں ہے، الیکشن ہم نے 2018 میں بھی کیا تھا، ہمارا مسائل کا حل ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ اور جو بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بتا کیوں پہ آئے، ہمارے لیے وہ لوگ مسئلہ ہے۔ اچھا، تو چٹان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ صاف شفاف الیکشنز کے لیے ایک مطالبہ لیول پلینگ فیلڈ کا آپ لوگ بھی کرتے آئے ہیں، سب سے زیادہ مطالبہ تحریک انصاف کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کی حد تک کم از کم آپ کو یہ شکایت وہاں تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے جی، یہاں پہ تو ہم سے سب سے زیادہ شکایت جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں۔ یہاں پہ آج بھی میرے حلقے میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، ٹرانسفارمر تقسیم ہو رہے ہیں، گلی کوچی جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور یہاں کا جو نگران حکومت ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ نگران حکومت ہے، وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جیسے یہ ایک منتخب حکومت ہے۔ اور ان کے سارے فیصلے گورنر ہاؤس سے اور امیر مقام صاحب کے کہنے پہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ٹرانسفر، پوسٹنگ، سارے کام لوگوں کو دھمکیاں، آفیسرز کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا یہ کام نہیں کیا ہم آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہے، پھر اس کا ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی مسئلہ تو ہے، یہاں بھی کچھ لوگ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو گئی تھے۔ اب جب ان لوگوں سے دوستوں سے ہم بات کرتے تو وہ کہتے ہیں ہم پہ پریشر ہے کہ آپ لوگ جا کے کوئی پارلیمنٹیرین یا اس طرح کا کوئی پارٹی ہے اس کو نہیں، تو یہ پریشر کون جا رہا ہے، کون ڈالتا ہے یہ پریشر؟ دیکھیے جی، ہمیشہ سے جو لوگ پریشر ڈالتے ہیں، جو جس سے لوگ پریشرائز ہو جاتے ہیں وہی لوگ اس پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ آپ لوگ جا کے یہاں پہ شمولیت اختیار کریں، وہاں پہ شمولیت اختیار کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل یہ نہیں ہے، عوام کا حق ہے، ووٹ ان کا حق ہے، یہ جو آئین ہے یہ سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان، اس پہ عمل ہونا چاہیے، چاہے پی ٹی آئی جیتی، مسلم لیگ جیتی، پیپلز پارٹی جیتی یا کوئی اور پارٹی جیتی، لیکن یہ عوام کا حق ہے، ان سے یہ حق نہیں چھیننا چاہیے۔ جب تک ہم اس آئین پہ عمل نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تحریک انصاف کی بھی کنونشنز ہو رہے ہیں، وہ جیسے بھی ہو رہے ہوں، آج بھی ان کا باجوڑ میں بھی تھا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سب بھی تو ہو رہا ہے نا، تو پھر لیول پلینگ فیلڈ اور کیوں مانگی جا رہی ہے؟ ساری چیزیں تو کر رہے ہیں وہ بھی۔ دیکھیں جی، کچھ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے، اور سب لوگوں کے کچھ لوگوں کے ساتھ حکومت تعاون کر رہی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کسی کے لیے مشکلات پیدا کریں نہ کسی کے ساتھ تعاون کریں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کی جو عمومی سچویشن ہے، جس طرح سے گورنر خیبر پختونخوا نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ شام کے بعد کوئی نکل نہیں سکتا، حالات اتنے خراب ہے، کچھ مطلب علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا، اور آج سے 1 سال قبل بھی انہوں نے اسی قسم کا ذکر بھی کیا تھا۔ آج مجھے بتائیے کہ کیا حالات ایسے ہی ہیں کہ لوگ مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے اور اسی لیے الیکشنئرنگ میں پرابلم ہوگی؟ دیکھیے جی، ہم نے 2008 میں بدترین حالات میں الیکشن کیا تھا، اور اس بار تو ان لوگوں کا یہ دعویٰ جو تھا چیئرمین بلاول نے غلط ثابت کیا۔ چیئرمین بلاول نے پختونخوا کے کونے کونے میں کنونشن کیا۔ سوات کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ سوات میں جو ہے دہشت گرد آئے ہیں، سوات میں چیئرمین بلاول نے 2 جلسے کی۔ چترال کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے افواہ ہوا تھا کہ وہاں پہ دہشت گرد آ گئے ہیں اور کچھ حصے پہ قبضہ کیا ہے۔ چترال میں چیئرمین بلاول نے جلسہ کیا، تیمرگرہ میں جلسہ کیا، کل کوہاٹ میں جا رہے ہیں۔ تو ہم تو پختونخوا کے کونے کونے میں جلسے کر رہے ہیں اور الحمدللہ پرامن جلسے ہو رہے ہیں۔ وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن ہار رہے ہیں، ہم الیکشن نہیں جیت سکتے یا ان کو عوام پہ اعتماد نہیں ہے، تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ الیکشن کبھی کہتے ہیں برفباری ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں بارشیں آ جائیں گے،
कभी अमन अमान का सूरत हाल सामने लाते। बलूचिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि बदतरीन दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान में भी हमने अपना यूम तासीस का जो जलसा था वो बलूचिस्तान में किया और अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन जलसा हुआ। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो जमातें जो आप समझ रहे हैं कि इतनी पुरएतमाद नहीं है कि वो मतलूबा सीट्स अपनी हासिल कर सकेंगी, वो इलेक्शन से भाग रही हैं? देखिए जी, वो लोग भाग भी रहे हैं और आप देख रहे हैं इनके बहुत अबतरी है, इत्तेहाद उनसे जा रही है, कभी एक दूसरे के मिल रहे हैं, कभी दूसरा तीसरे। दावे तो ये कर रहे हैं कि हमारे पास 13 और 14 कैंडिडेट्स है एक हल्के पे। तो अगर इन लोगों के पास हर हल्के पे कैंडिडेट मौजूद है तो फिर इनको MQM की क्या जरूरत है, फिर इनको जमात उलमा इस्लाम की क्या जरूरत है, फिर मुस्लिम लीग के पास जाने की क्या जरूरत है। तो लगता है कि ये जो अबतरी है इन लोगों के टीम में, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन लोगों को अवाम पे एतमाद नहीं है, अपने कारकर्दगी पे एतमाद नहीं है। हमें तो अवाम पे एतमाद है, हमें तो अपने कारकर्दगी पे एतमाद है। हम तो समझते हैं कि अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाता है तो अवाम का इंतखाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। और अगर बस हम इलेक्शन हार भी जाते हैं तो अपोजिशन भी जमहूरियत का हिस्सा है, ये भी पार्लियामान का हिस्सा है। हम समझते हैं कि कोई पार्टी अपोजिशन में जितना अच्छा किरदार अदा कर सकता है वो गवर्नमेंट में इसके इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं हो सकती है। अच्छा। हमारी जो लड़ाई है गुर्बत के खिलाफ, बदअमनी के खिलाफ, वो अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के भी हम लड़ सकते हैं। सही भी इनके खिलाफ हम जंग लड़ सकते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि क्योंकि वो भी कहते हैं कि ग्राउंड पर उनकी भी बड़ी पॉपुलैरिटी है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में। वो मुख्तलिफ इलाकों में कन्वेंशंस भी कर रहे हैं, आज बाजोड़ के अंदर भी उनका कन्वेंशन था। आप क्या समझते हैं कि वाकई उनकी मकबूलियत इंटैक्ट है? मैं जो एक वर्कर की हैसियत से समझता हूँ, जो PTI का अपना वर्कर है वो तो इनके साथ है, लेकिन 2018 में जिस तरह हुआ था कि इनका वर्कर जाके अपने बाप के सामने भी पेट किया, भाई के सामने, भाभी के सामने, मामू के सामने, नानी के सामने, ताया के सामने, कि एक बार इमरान खान को आजमाना है, तब्दीली को वोट देना है। आप लोग एक बार इमरान खान साहब को वोट दे देता कि कर्जे खत्म हो जाए, लोगों को रोजगार मिले, वो जो दावे कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो सपोर्ट आप PTI को नहीं है। उसको अपना जो वर्कर है वो इनके साथ है, लेकिन जो खल्क़ खुदा है, जो अवाम है, जो गैर जानिबदार लोग हैं, जो सिर्फ वोट देते हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो लोग आप PTI के साथ नहीं है। तो अच्छा क्यों लग रहा है? तो चट्टान साहब, खलाई मखलूक किसके साथ है यहाँ पर? देखिए जी, अभी तो लोग दावे कर रहे हैं कि हमारे नजर तो आ रहे हैं कि फिलहाल जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है। अगर आपके साथ खिलाई मखलूक नहीं हो तो कोई मुजरिम जो है वो बजाय जेल के जलसे में नहीं जा सकता है। फिर वही तंजीमी जैसा बाप था जिसके 4 वोट हमने सेनेट में लिए थे, मुस्लिम लीग ने खुद इनका वजाहत किया था कि बाप पार्टी कौन है, किसके पार्टी है, किसके इशारे पे चलती हैं, किसके इशारे पे उठते हैं, किसके इशारे पे बैठती हैं। फिलहाल तो मुस्लिम लीग पूरे मुल्क में ये इंप्रेशन दे रही है, लोगों को दे रही है कि हम इतनी सीट लेंगे, और जिस तरीके से इनके केसेस खत्म हो रही है, जिस तरीके से पंजाब हुकूमत जो है वो मरियम नवाज साहिबा लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है, तो फिलहाल तो लग रही है कि दावे लग तो रही हैं और दावी भी वो कर रहे हैं कि खलाई मखलूक हमारे साथ। लेकिन आज मरियम नवाज साहिबा ने कन्वेंशन से खिताब में जलालपुर जट्टा में ये साफ कहा है कि बड़ा दुख होता है और उन्हें शर्म आनी चाहिए जो लोग ये समझते हैं कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई जो इतने साल बाद अभी तक पूरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, जो झूठे केसेस बनाए गए। बहरहाल अखुंज़ादा चट्टान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर अमीर मकाम साहब से बात करेंगे।
वेलकम बैक। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि आज बड़े कन्वेंशंस हो रहे हैं, तकरीबन हर जमात ही जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़रा अपनी सरगर्मियां करती नज़र आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर मकाम साहब, सदर KPK पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अमीर मकाम साहब, एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो इजाज़त नहीं देते, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसका जिक्र किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग कन्वेंशंस करते नजर आ रहे हैं, यानी हालात बेहतर हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये तो KPK की अभी नहीं है। अगर हम पीछे नजर दे के 2008 में जब इलेक्शन हो रहा था तो बहुत बुरे हालात थे, खासकर हमारे मलाकन डिवीजन में, स्वात एरिया में बहुत वर्ष सूरत हाल था, मगर इसमें भी इंतखाबात पर इनेकाद किया गया। और इस तरह अगर आप 2013 में देख ले तो 2013 में कोई भी इतनी खास बेहतरी नहीं आई थी और बहुत मुश्किलात थे, मगर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इंतखाबात के अलावा। तो इस तरह सरगर्मियां जारी रहती है हर एक पार्टी की। अभी सारी पार्टियां मुनासिब सरगर्मियां कर रही है। सही नहीं, क्योंकि मुझे सरफराज बुख्ती साहब की आपके नज़र से भी गुजरी होगी, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जिक्र भी किया इसका कि ये एक, उन्होंने एतराफ़ किया कि ये चैलेंज है सियासी जमातों के लिए, दहशतगर्दी स्पेशली जब वो इलेक्शनियरिंग में होती हैं, जलसों से, कन्वेंशन से खिताब करती हैं, रैलियां निकालती हैं। तो मैं जानना चाह रही थी कि बाकायदा तौर पर सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेकर किसी किस्म के मुमकिन थ्रेट्स का बताया गया है? ये मतलब है कि ये थ्रेट तो हमेशा रहती है बाज लोगों को, मतलब है कि बाज लोगों को थ्रेट भी होती है और वो अलर्ट देता भी है कि थ्रेट है और ये सूरत हाल है KP का खासकर। और इस तरह कई वाकयात हुए भी। अगर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, मेरा खुद भी जलसे के अंदर भी सुसाइड अटैक हुआ बटग्राम में और जगहों में, कई जगहों में। अगर सारे आप मिला के तो मैंने कोई 7-8 तो इस तरह हमले फेस किए, मगर ये लाइफ आगे लेके जाना है। अगर यानी इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं, डेट हो जाएगी। हाँ, इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं, किसी किस्म की ये कोई चैलेंज अभी ऐसा नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ कि इलेक्शन के अलावा तो इस मुल्क के मसाइल और इसका हाल ही नहीं है। हमारी एक रिजर्वेशन जरूर, एक जेन्युइन रिजर्वेशन, एक तो सिक्योरिटी वाला इशू अपनी जगह, और ये है कि ये बाज इलाके इस तरह, जिस तरह हमारा मलाकन डिवीजन है, हजारा है, इसके अलावा आप हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है, वजीरिस्तान, कुरम, फिर बलूचिस्तान में कुछ एरियाज इस तरह है कि जहाँ 8 फरवरी को बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है, तो फिर उसमें रसाई मुमकिन नहीं होती। तो जरूर हम इन हालात को, ग्राउंड रियलिटी को देख कर कहते हैं अगर 8 फरवरी के बजाय 2-3-4 हफ्ते डिले किए जाए या कम 2 मार्च तक, तो ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकेंगे। बकाया रह गया वो दूसरा सवाल कि अगर इस तरह से कता कलामी माफ, आप ये कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते डिले कर दिए जाएं अगर, तो ये बर्फबारी की जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या इसका बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस पर बात की है? नहीं, मैंने नहीं, कई लोगों ने किया है। ये हमने अपने पार्टी की तरफ से नहीं, एक जेन्युइन इशू है, कई लोगों ने रेज भी किया है। जी, मौलाना साहब कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन उसको देखे, कभी नहीं एज ए पार्टी नहीं, इंडिविजुअल कई लोगों ने ये भी किया हुआ है कि वाकई 8 फरवरी को मुकम्मल स्नो बाउंड होते तो इसमें मुश्किलात होंगे, और ये से ज्यादा ये कम 2 मार्च तक बेहतर रहता है। मार्च में नहीं होता है। तो वैसे मैं जेन्युइनली कहता हूँ, अगर जेन्युइनली 3-4 हफ्ते सिर्फ डिले किया जाए तो ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकेंगे। बकाया रहेगा वो दूसरा क्वेश्चन लॉ एंड ऑर्डर का, वो तो हमेशा रहता है और रहेगा। अच्छा। उसी बेस पर हो तो इस तरह बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहा है कि 3 महीनों में बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा की जरा, क्योंकि सारी सियासी जमातें जाहिर है इसमें हिस्सा ले रही हैं, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन क्या है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिल करके सीट एडजस्टमेंट के तहत खैबर पख्तूनख्वा में आगे बढ़ेंगे? नहीं, मतलब KP की एक मुख्तलिफ सूरत हाल है और वो दूसरे सूबों से मुख्तलिफ है। KP की अगर आप देखें तो यहाँ ANP की लीडरशिप भी KPK से, वली खान साहब, गफार खान से लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यहाँ से, समीउल हक साहब, सिराजुल हक साहब, शेरपाव साहब, तो मुख्तलिफ आ रहे हैं कि हर एक पार्टी के अपने पॉकेट अपनी जगह। और फिर PTI का भी यहाँ एक इस तरह लेवल बन गया है कि लोग कहते हैं कि ये KP की पार्टी है। अभी उन्होंने अपनी लीडरशिप भी KP में दी है, मलाकन डिवीजन में। तो एक अपनी अपनी आ रहे कि अपने पॉकेट से, और P मिलियन की माशाल्लाह
इस हिसाब से सबसे बेहतरीन पोजीशन है। अच्छा अमीर मकाम साहब, लेकिन ये खबरें भी आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नाराजगियां हैं। कैप्टन सफदर को भेजा गया, चले झगड़ा साहब भी आ गए, सब आ गए। सरदार मेहताब अब्बासी किधर हैं? क्या वो नून लीग का हिस्सा हैं या नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सच इस तरह वो बात वैसे मीडिया में कोई नाराजगी नहीं, सारे यूनाइटेड है, एक साथ है। मेहताब साहब के अपने हमारे बड़ा है, उसके अपने इश्यूज, वो इब्तदाद की लेवल तक लोकल इश्यूज होंगे, एज ए होल इस तरह कोई बात नहीं। यानी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं और शायद इलेक्शन ये तो मैं मतलब है कि उसकी हमने अभी देखी नहीं पार्टिसिपेशन वगैरह। ये जब से 2018 में पी मिलन की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद हमने इस तरह एक्टिव पॉलिटिक्स और पार्टिसिपेशन नहीं देखी। मगर सच एज ए होल जो पी मिलन है माशाल्लाह मुतहद है, मुतफिक है और एक साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हामिद खान साहब। इस वक्त हमारे साथ हैं हामिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं ये जानना चाहूँगी हामिद खान साहब, क्या ये जो इतनी भी दरखास्तें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ख़िलाफ़ ईसीपी में जमा कराई गई और गुज़िश्ता रोज़ इसके ऊपर जो है वो इनिशियली ईसीपी ने जो कार्रवाई की और फिर नोटिस भी जारी किए तहरीक इंसाफ को, क्या वाक़तन ये मुश्किलात काफ़ी संगीन नौयत की आपको लगती हैं इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी? जी देखिए, जो इसके पीछे नीयत नज़र आ रही है, जिन लोगों से भी दरखास्तें ये दिलवाई गई हैं और दिलवाई जा रही हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनरल इलेक्शन से बाहर करने की कोशिशों का हिस्सा है। उनकी कोशिश है कि ना इन्हें इलेक्शन सिंबल मिल सके और ना ही इनके कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन लड़ सकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो ये सारी सोची समझी एक स्कीम के तहत हो रहा है। पहले इतने अर्सा पहले इंटर पार्टी इलेक्शन हो चुके थे और उनको काफ़ी अरसे से इनके पास फाइल किया हुआ था, लेकिन अब इलेक्शन के पास आकर उन्हें इंटर पार्टी इलेक्शन सूझ गए इलेक्शन कमीशन को, और उस बुनियाद पर उनको कलअदम करके नए सिरे से कराने का हुक्म दिया इलेक्शन के इतने करीब, ताकि वो इलेक्शन हम इसी बात में पार्टी को उलझाए रखें ताकि वो इलेक्शनों की तैयारी ना कर सके और उनके कैंडिडेट जो हैं उनको जो है उनको टिकट ना अलॉट हो सके। तो ये सारी चीज़ सोची समझी स्कीम नज़र आ रही है। उसके पीछे एक ही मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह से हम इलेक्शनों से बाहर करें। ये तो बदनीयती की बुनियाद पर अगर इन इलेक्शंस को नहीं माना जाता और पार्टी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है इलेक्शन लड़ने से, तो ये वाज़े तौर पर बदनीयती पर मबनी होगा। मखसूस दरखास्तें हैं, मखसूस लोगों से दिलाई गई हैं, जिनका जो कि उन कुव्वतों के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं, और हमारा पूरा शक गुजरता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इसमें पूरी तरह मुलव्वस है। वो चाहते हैं कि इलेक्शन में ये हिस्सा ना ले सके। तो ये बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है। कंप्लेंट्स हासिल करना किसी भी इंटर पार्टी इलेक्शन या किसी भी पार्टी के किसी एग्जाम के खिलाफ वो कोई मुश्किल काम नहीं है, हमेशा ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं। तो लिहाजा ये तो जानबूझ के सारा काम किया जा रहा है। इसके पीछे कोई और वजूहात और उसके पीछे कुछ और लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी को बाहर रखा जाए। हामिद खान साहब, अगर पार्टी को लेट से बाहर हो जाती है, जो भी तरीक़ाकार हो इंटर पार्टी इलेक्शंस में जो एतराज़ात उठाए हैं उस पर वो नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब दे सके, मुतमईन कर सके, तो फिर क्या लाहे अमल है तहरीक इंसाफ का टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस? देखिए, ये तो पार्टी ने वाज़ेह फैसला किया हुआ है कि चाहे जैसे भी इलेक्शन हो रहे हैं हमने उसमें हिस्सा लेना है, और हमने फील्ड खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि सारी कोशिश ही असल में ये हो रही है कि पार्टी को किसी न किसी तरह इतना तंग किया जाए कि वो बाइकआउट करने पे मजबूर हो जाए और अलग हो जाए, ताकि हम बाकी पार्टियों के दरमियान अपनी मंशा का इलेक्शन करा के अपनी मर्जी के रिजल्ट ले लें और मर्जी की हुकूमत बना लें। ये तो सारी सोची समझी एक स्कीम है जिसके लिए कोई मुश्किल नहीं है समझना। हर शख्स को, पाकिस्तान के हर शहरी को इस बात का अच्छी तरह इल्म है।
लिहाजा ये बहुत अफसोसनाक होगा अगर ये PTI जो इस वक्त मुल्क भर में सबसे ज्यादा हरदिल अजीज पार्टी है, जिसका चेयरमैन या एक्स चेयरमैन जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसको बाहर करके एक इलेक्शन जो भी कराए जाएंगे उनका कोई क्रेडिबिलिटी, कोई साख नहीं होगी और इससे मामलात मुश्किलात बढ़ेंगे, उससे कोई बेहतर नहीं होंगी मामलात। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इसी के साथ इजाज़त है, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।